फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का अर्थ एवं इन दोनों के गुण दोष। ठीक है, एक एक करके हम दोनों संगठन के बारे में समझेंगे। फर्स्ट हम औपचारिक संगठन के बारे में समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो औपचारिक संगठन क्या होता है। संगठन तो हमको मालूम है कि व्यक्तियों का समूह, और औपचारिक मतलब होता है विभिन्न प्रकार के फॉर्मेलिटीज के बेस पे बनना, है ना। तो क्या लिखा है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शासकीय अनुमति द्वारा बनाया गया संगठन ही औपचारिक संगठन है। शासकीय अनुमति मतलब होता है सरकार की अनुमति के द्वारा, सरकार की नियम और शर्तों के आधार पर बनाया जाने वाला संगठन औपचारिक संगठन कहलाता है। इस संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों के कर्तव्यों, अधिकारों एवं संबंधों को स्पष्ट कर दिया जाता है एवं प्रत्येक कर्मचारी को इस बात की जानकारी रहती है कि उसका अधिकारी कौन है तथा उसके अधीनस्थ कौन है। मतलब कि वो किसके अधीन काम करेगा और उसका अधिकारी कौन होगा, और मैं किनका अधिकारी रहूंगा और मेरे अधीनस्थ कौन काम करेंगे, इस बात की उन्हें जानकारी रहती है। अर्थात यह संगठन विभिन्न कर्मचारियों के मध्य अर्थात उनके बीच में पारस्परिक संबंध संख्या के नियमों तथा नीतियों के अनुसार पूर्व निर्धारित होते हैं। आगे समझ में, ऐसा संगठन जो शासकीय अनुमति के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक स्तर का जो अधिकारी होता है उन सबके अधिकारों, कर्तव्यों सबका स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे औपचारिक संगठन की क्या गुण होते हैं या क्या इसके लाभ होते हैं। तो देखो पहला लिखा है संघर्ष का अंत। अब संघर्ष, हर एक जगह मतभेद तो होता ही है, लड़ाई झगड़े तो होते हैं, तो औपचारिक संगठन में कैसे नहीं हो रहे हैं वो हम इसकी डिटेल से समझते हैं। तो देखो औपचारिक संगठन के में कार्यों एवं हितों में अतिछादन तथा टकराव की स्थिति नहीं आती है। अतिछादन मतलब उतार चढ़ाव और आपस में टकराव की स्थिति नहीं आती, क्योंकि प्रत्येक अधिकारी के कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। उन्हें बता दिया जाता है कि आपका अधिकारी कौन है, आप किसके अधिकारी रहोगे और आपके क्या अधिकार है। तो सब व्यक्ति अपनी उन सीमाओं में रहकर काम करते हैं जिनसे उनके बीच टकराव या मतभेद की स्थिति नहीं आती है, तथा उनकी सीमाएं भी निश्चित कर दी जाती है, अतः आपस में संघर्ष की स्थिति नहीं होती। संघर्ष का अंत औपचारिक संगठन में सभी अधिकारियों के बीच कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों की व्याख्या कर दी जाती है, जिससे वह अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करते हैं और आपस में संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। दूसरा, उद्देश्यों की प्राप्ति। प्रत्येक प्रकार का संगठन क्यों बनाया जा रहा? उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, है ना। तो क्या लिखा कि औपचारिक संगठन के माध्यम से संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि समस्त कार्य निर्धारित नियमों, सिद्धांतों एवं कार्यविधियों के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। सब आए, सबने अपने अधिकारों का प्रयोग किया और अपनी सीमाओं में रहकर कार्य को समय पर पूरा किया, तो इससे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तथा किसी भी स्तर पर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है, क्योंकि अव्यक्तिगत संबंध होते हैं। इस कारण कर्मचारी निष्पक्ष भाव से काम करते हैं, कोई किसी को नहीं जानता है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो क्लियर। अब अगले दो पढ़ेंगे। ठीक है, अगले दो इसमें दिया है। पहला कि उत्तरदायित्वों का निश्चयन, कि इस प्रकार के संगठन में टाल मटोली की भावना समाप्त हो जाती है। टाल मटोली की भावना, काम को टालना या किसी और के ऊपर उस काम को टालना कि यार ये काम तू करेगा। ठीक है, तो ये वाली बात इसमें नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसी अन्य व्यक्ति के सिर पर नहीं मढ़ सकता, मतलब उसके सिर पे नहीं डाल सकता है कि यार ये काम आपने गलत किया। एंड लास्ट दिया है फ्रेंड इसमें विशिष्टीकरण के लाभ। विशिष्टीकरण का मतलब होता है योग्यता, कि प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति शासकीय नियमों के आधार पर होती है, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर होती है ना। तो इस कारण हमें विशिष्ट कार्य योग्य व्यक्ति इसमें मिलता है।
तो क्या लिखा है इसमें कि इस प्रकार के संगठन में श्रम विभाजन का सहारा लिया जाता है। जो श्रम, जो मानव शक्ति होती है उसमें विभाजन का सहारा लिया जाता है कि जिसमें जितनी योग्यता होती है उस आधार पर उसको नियुक्त किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्टीकरण को बल मिलता है तथा संस्था विशिष्टीकरण के लाभों को क्या कर लेती है, प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना औपचारिक संगठन के गुण। अब हम पढ़ेंगे औपचारिक संगठन के क्या दोष है। ठीक है, इसके जहां इतने फायदे हैं वहां कहीं इसके कुछ नुकसान भी तो होंगे। तो पहला है पहलपन का अभाव। पहलपन का मतलब होता है अपने विचारों को नहीं बता पाते कर्मचारी, क्योंकि उनके नियम, उनके शर्तें, उनके कर्तव्य, अधिकार सब निश्चित कर दिए जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति उन्हीं के आधार पर काम करता है, तो अपने विचारों को बताने का उन्हें अवसर ही नहीं दिया जाता है। तो वहां व्यक्ति की पहल क्षमता कम होने लगती है, सोच विचार करना वो बंद कर देता है, क्योंकि उसे दूसरों के विचारों से काम करना है, अपने विचारों से थोड़ा ना कर पाएगा, है ना। जैसे गवर्नमेंट स्कूल देखो और प्राइवेट स्कूल देखो, तो प्राइवेट स्कूल कभी भी अपने स्कूल में छुट्टी रख सकता है। तो क्या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर छुट्टी रख सकते हैं क्या अपने बच्चों की? नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते उन नियमों में। ठीक है, तो देखो औपचारिक संगठन में यांत्रिकी रूप से काम किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्य करने वाले कर्मचारियों की पहल शक्ति समाप्त होने लगती है। यांत्रिकी विधि मतलब एक टेक्नोलॉजी, उनका स्टेप बाय स्टेप उनका सब कुछ डिसाइड करता है कि कैसे काम करना है। पहल शक्ति के अभाव में संस्था अनेक नवीन सुअवसरों से वंचित रह जाती है। वंचित मतलब उनसे दूर हो जाती है, उन्हें उन विचारों का लाभ ही नहीं मिलता है। क्योंकि अगर काम करने वाला व्यक्ति आपको कोई आइडिया बताएगा तो आपको फायदा होगा ना, लेकिन आप तो उसको आइडिया बताने का अवसर ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि संगठन कैसा औपचारिक गवर्नमेंट ने बनाया है, तो हम सब अधिकारी मिलकर थोड़ी ना कोई परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा व्यक्तिगत संबंधों की समाप्ति। औपचारिक संगठन में सभी कर्मचारियों के बीच अव्यक्तिगत संबंध होते, कोई किसी को नहीं जानता। इस प्रकार के संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति नियम, नीतियों तथा कार्यक्रमों के अधीन ही कार्य करते हैं और वे नियमों के ऐसे गुलाम बन जाते हैं कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक मान्यताओं संबंधों को भूल जाते हैं। ठीक है, अगला देखो नौकरशाही को बढ़ाना या बढ़ावा। इसमें एक के बाद एक नियमों के आधार पर काम करना होता है, ना तो व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है, उसे सामने वाले एक तरीके से काम करना होता है। तो यहाँ नौकरशाही की भावना को बढ़ावा मिलता है कि इस संगठन के अधीन नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण इसमें नौकरशाही के दोष उत्पन्न होने लगते हैं। प्रबंधकों एवं अधीनस्थों में मनमुटाव रहने लगता है, क्योंकि एक अधिकारी किसी दूसरे का चयन कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, अपने अधीन व्यक्तियों से काम करवा रहा है और ऑर्डर दे रहा है। तो कर्मचारी वहां पे उसे ऑर्डर मानता है, जबकि संस्था में ऐसा होना चाहिए कि वहां आदेश नहीं आग्रह होना चाहिए। ठीक है, और कर्मचारियों का वहां शोषण नहीं पोषण होना चाहिए और कर्मचारियों को भी समझना चाहिए। ठीक है, फिर आगे है फ्रेंड्स इसमें लास्ट की समन्वय एवं सहयोग की भावना का अभाव। बिल्कुल कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सब अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो औपचारिक संगठन में समन्वय एवं सहयोग की भावना का अभाव पाया जाता है। कोई भी, दो बार हो गया सॉरी, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारियों को छोड़ने तथा झुकने के लिए तैयार नहीं होता, सब अपना काम किया और फ्री रहे। तो फ्रेंड्स हमने जाना औपचारिक संगठन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक संगठन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अनौपचारिक संगठन क्या होता है। जहां औपचारिक संगठन कानूनी रूपरेखाओं के आधार पर बना है, वहां अनौपचारिक संगठन अनायास बन जाता है, उसे जान करके नहीं बनाया जाता है ना। कि अनौपचारिक संगठन एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना मतलब समाज में कार्य जो व्यक्ति है वह किसी उत्सव को लेकर, किसी बात को लेकर जब एकत्रित हो जाते हैं तब वो संगठन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अनौपचारिक संगठन का जन्म ही औपचारिक संगठन से होता है। औपचारिक संगठन में हम किसी को जानते नहीं है। ठीक है, जैसे मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है ना, तो जैसे मैं इंदौर में हूँ और आज मेरी जैसे देवास में लग जाती है या कहीं दूसरी जगह मेरी नौकरी लग जाती है, उज्जैन लग जाती है, तो वहाँ जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ के सभी टीचर से मेरे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, सभी से मेरे अव्यक्तिगत संबंध होते। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ रहकर हमारी एक टीम बन जाती है, फिर कभी भी
भी मेरे को कुछ फंक्शन वगैरह रहता है घर पर तो मैं उन सबको इन्वाइट करती हूँ। तो वो समूह जो बनता है वो क्या होता है, अनौपचारिक। कि औपचारिक से अनौपचारिक संगठन बनता है और अनौपचारिक संगठन हमेशा व्यक्तिगत संबंधों से बनता है, जान पहचान से बनता है। ठीक है, तो देखो अनौपचारिक संगठन एक सामाजिक संरचना है जिसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति, जैसे आज मेरे घर में शादी है तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया इंजॉय करने के लिए, काम के लिए। ठीक है, तो ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनता है। इस संगठन की स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, इसकी स्थापना पारस्परिक संबंधों, रुचियों तथा समान हितों के कारण प्राकृतिक रूप से हो जाती है। हम स्कूल में जाते हैं तो पहले से हमें ये मालूम रहता है क्या कि मेरा फ्रेंड उस स्कूल में है। हम जाते हैं जब हमारा फ्रेंड बनता है, एक नहीं 2 दिन, तीसरे दिन हमारा फ्रेंड सर्कल बन जाता है। तो जानबूझकर नहीं बनता, अनायास बनता है। इसमें लिखित नियम एवं कार्यविधियां नहीं होती। औपचारिक संगठन लिखित और मौखिक दोनों होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन ओनली मौखिक होता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मैत्रीपूर्ण एवं सहयोग की भावना होती है, जिससे अनायास संबंध स्थापित हो जाते हैं। समझ में आया? ऐसा संगठन जो अनायास बनता है, जिसको जानबूझकर नहीं बनाया जाता है, अनौपचारिक संगठन कहलाता है। इस संगठन की आधारशिला सहयोग तथा समन्वय और मित्रता होती है और इसका जन्म औपचारिक संगठन से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अपने अनौपचारिक संगठन के गुण या इसके क्या लाभ है। ठीक है, तो पहला दिया है कि औपचारिक संगठन का पूरक, कि अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के दोषों को दूर करता है और उसे प्रभावी बनाता है, अतः यह औपचारिक संगठन का पूरक है। कि औपचारिक संगठन से अनौपचारिक संगठन का जन्म हुआ। दूसरा क्या बताया इसने कि भेदभाव की समाप्ति, बिल्कुल आपस में मित्रता होती है, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, तो भेदभाव की स्थिति तो होती नहीं है। कि अनौपचारिक संगठन व्यक्तियों में आपसी भेदभाव की भावना को समाप्त कर देता है, क्योंकि संगठन ही सहयोग से बना, अगर सहयोग से नहीं बनता तो भेदभाव होता, जब सहयोग से बना है तो भेदभाव का प्रश्न ही नहीं आता। कर्मचारियों के आपसी संबंध सुदृढ़ होते हैं, अर्थात मजबूत होते हैं, तथा परस्पर एक दूसरे को समझने का इसमें अवसर भी प्राप्त होता है। अगला, संचार व्यवस्था में कुशलता। अनौपचारिक संगठन के परिणाम स्वरूप संचार व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आती है, अतः संदेशवाहन प्रणाली कुशलता पूर्वक कार्य करने लगती है। सभी के एक दूसरे से व्यक्तिगत संबंध होने के कारण और किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होने के कारण सभी प्रकार के कार्य समय पर पूरा हो जाते हैं और आसानी से एक दूसरे से संप्रेषण अर्थात बातचीत भी हो जाती है। अगला है समन्वय एवं सहयोग का वातावरण। अनौपचारिक संगठन की उपस्थिति संस्था में समन्वय एवं सहयोग का वातावरण बनता है, जिससे परस्पर प्रेम एवं सद्भावना की भावना को बल मिलता है। मतलब अनौपचारिक संगठन से एक संगठन से दूसरे संगठन को या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सहयोग प्राप्त होता है। ये अनौपचारिक संगठन की विशेषता है, क्योंकि ये बनता ही मित्रता सहयोग के आधार पर। ठीक है, अब इसके इतने फायदे हैं तो जरा हम इसके क्या जान ले, नुकसान के, इसके क्या दोष या क्या इसकी हानि है। तो पहली हानि दी है इसकी अफवाह को बढ़ावा। अफवाह जो होती है ना, बातों का फैलना, अफवाह मतलब कभी कोई बोलता ही नहीं है और किसी एक का नाम लेकर दूसरे का नाम लेकर हम उस बातों को बढ़ा देते हैं, तो वो होता है अफवाह, है ना। कि अनौपचारिक संगठन का महत्वपूर्ण दोष यह है कि संगठन प्रक्रिया अफवाहों को जन्म देती है। अफवाहों के कारण कर्मचारियों में अनावश्यक भ्रम होता है, जिसके भयानक परिणाम निकलते हैं। क्या होता है कि औपचारिकता तो कुछ रहती नहीं है, ना कोई नियम शर्तें, ना किसी को कोई अधिकार, ना कर्तव्य, ना दायित्व, सब अपने अपने फील्ड में स्वतंत्र रहते। तो कभी कोई एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में कोई विलंब, कोई देरी नहीं होती और अफवाह के तुरंत फैल जाती है, अफवाह जैसे। ठीक है, फिर अगला देखो, विनाशकारी प्रकृति। अनौपचारिक संगठन विनाशकारी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये भीड़ प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। विनाशकारी प्रकृति, उसमें जो सभी व्यक्ति है वो एक ही तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके से कोई काम नहीं करता है। ठीक है, तो क्या बोला कि अनौपचारिक संगठन विनाशकारी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये भीड़ प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, ये भीड़ प्रकृति के अनुसार, भेड़ चाल होती है ना, एक के पीछे चलना, तो वैसे चलता है, अलग से कोई नहीं चलता। ठीक है, फिर अगला, नकारात्मक दृष्टिकोण।
अनौपचारिक संगठन बहुधा नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। नकारात्मक मतलब होता है नेगेटिव थिंक, नकारात्मक विचार। ये प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों तथा उत्पादन वृद्धि के प्रयासों का अक्सर विरोध करते हैं। अवसर नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अक्सर विरोध करते हैं। क्या बोला ये कि अनौपचारिक संगठन बहुधा मतलब बहुत सी बार नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। प्रबंधक द्वारा जो काम किया जाता है उनका ये अक्सर विरोध ही करते हैं, क्योंकि इसमें औपचारिकताएं तो होती नहीं है, सब अपने अपने तरीके से काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो हर एक की बात को इसमें प्राथमिकता नहीं दी जाती। एंड लास्ट है औपचारिकताओं का अभाव। कर्तव्य, अधिकारों एवं दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण, अर्थात संगठनात्मक ढांचे में संबंधों की व्याख्या नहीं होने के कारण कार्य में दोहराव एवं टकराव उत्पन्न होता है, जिससे भ्रम तथा लागत दोनों बढ़ती है। आ गया समझ में फ्रेंड्स? अब हमने ये जो पढ़ा है औपचारिक अनौपचारिक संगठन का अर्थ और इनके गुण दोष, अब इसमें किसी को भी लेकर, चाहे औपचारिक चाहे अनौपचारिक, किसी को भी लेकर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।